Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 9, that is the coordination compound. जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑलरेडी आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा होता है? अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें तो जिसमें क्या होता है कि होता तो कोवेलेंट ही है, लेकिन इस कोवेलेंट में जो शेयरिंग होती है, दैट मीन्स बोथ द इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम ए सिंगल एलिमेंट एंड शेयर्ड बाय बोथ। तो जिसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन है होते तो एक एलिमेंट के, लेकिन शेयर दोनों करते हैं मिलके। जबकि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट से आता है और शेयरिंग दोनों करते हैं। लेकिन यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से आते हैं लेकिन शेयरिंग दोनों में होती है। तो इस टाइप से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जिन कंपाउंड्स में ये बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब बात आती है, सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो इंट्रोडक्शन में आपको पॉइंट नोट करना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड। तो आपको बताया था कि जो हम इसको रीड करते हैं तो ये एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय द आयंस और मॉलिक्यूल बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी। अब नॉर्मल जो वैलेंसी होती है उससे जो उसकी सराउंडिंग में एटम है या मॉलिक्यूल है या आयन है वो नॉर्मल वैलेंसी से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं सेंट्रल एटम जो या सेंट्रल मेटल जो होगी हमारी उसका एटम। These are also referred to as complex compound। जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि ये जो कंपाउंड होते हैं सिंपल नहीं होते, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और सिंपली कॉम्प्लेक्स भी वर्ड यूज कर लेते हैं। तो these compounds are widely present in the mineral, plant and animals and play an important function। इनका जो अगर हम बात करें तो हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो ये हमें काफ़ी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जो हीमोग्लोबिन है, सुना होगा सभी ने हीमोग्लोबिन, जिसको एच भी कहा जाता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर आपके बॉडी के पार्ट्स तक ऑक्सीजन को सप्लाई करती है। अब उसमें मेन अगर हम बात करें, जो हीमोग्लोबिन है दैट इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन, जो आपके ब्लड में पाया जाता है। अगर हम बात करें, ब्लड जो है एक्चुअली क्या है, हीमोग्लोबिन होता है, और उसके अंदर जो दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लेते हैं इसमें, यहां पर क्वेश्चन आ जाता है विच सेंट्रल मेटल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द हीमोग्लोबिन। ऐसे अगर हम बात करें, ग्रीन प्लांट जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू क्लोरोफिल। ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, वो किसका होता है, उसमें जो सेंट्रल मेटल है दैट इज द मैग्नीशियम, जो प्लांट में पाया जाता है। अगर हम प्लांट के जो लीव्स हैं उसकी बात करते हैं। ऐसे अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, स्मॉल अमाउंट में होते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसमें ये हेल्प करते हैं। तो विटामिन B12 जिसमें सेंट्रल मेटल जो है दैट इज कोबाल्ट, और ये विटामिन में जो पाया जाता है तो विटामिन की कैटेगरी में आएगा। तो यहां पर हमने बताया कि ये जो कहां मिलता है, प्लांट में मिलता है, एनिमल्स में मिलता है, मिनरल्स में मिलता है। जैसे हम विटामिन एंड मिनरल्स वर्ड यूज कर देते हैं, जो जिसको हम कह देते हैं ताकत की दवाई, एक्चुअली में क्या होती है, विटामिन एंड मिनरल्स। वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कैसे? आपने जैसे लास्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था, तो वहां पर हम इनको कोएंजाइम भी बोल सकते हैं, जो एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। अगर हम यहाँ पर इसके फंक्शनिंग की बात करें तो फंक्शनिंग आपको क्लियर हो गई कि इनके जो फंक्शन है। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम डिटेल से करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनको कौन कौन से फील्ड्स हैं जहां पर यूज कर सकते हैं। सबसे पहला तो मेटलर्जी, जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हैं। जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 6 कट हो चुका है, तो लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो मेटलर्जी में इसको यूज किया जाता था एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, वहां पर हम इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यूज करते थे। ऐसे एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जैसे आपको याद होगा सोल्ट एनालिसिस करते हैं, तो ऐसे किसी चीज को एनालाइज करना है तो वहां पर एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यूज करते हैं। और इट आल्सो एक्ट एज इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, तो जो इंडस्ट्री है उसमें हम इसको एज ए कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात आती है तो जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो हमें क्या करना होता है, किसी मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग करनी है, तो उसमें हम मेटल सोल्ट भी यूज करते हैं। लेकिन अगर ज्यादा प्रेफरेंस, ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपको चाहिए तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते वक्त हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यूज करते हैं। ये चीजें आपको आगे क्लियर होंगी। अब बात करते हैं मेडिकल केमिस्ट्री में। जो मेडिकल केमिस्ट्री का मतलब मेडिसिन में भी हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को यूज करते हैं। तो दीज आर द फील्ड वेयर वी यूज
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो दीज आर द सम एप्लीकेशन। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन की तरफ। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दीज आर द मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एक्चुअली में ये क्या है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड है विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड। तो ये एक्चुअली में दो या दो से ज्यादा जो सिंपल कंपाउंड्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन से बनते हैं एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉलिड एज वेल एज इन द डिसॉल्व्ड स्टेट। और ये क्या करेंगे? जब हम इनको सॉलिड स्टेट में बना देते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं? रखते हैं, उसको शो करते हैं और उसको लूज नहीं करते अपनी आइडेंटिटी को। और अगर हम बात करें डिसॉल्व स्टेट में भी अपनी आइडेंटिटी को ये क्या करेंगे? रिटेन करेंगे और लूज नहीं करेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दैट वन इज द स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म एज वेल एज इन द मोल्टन स्टेट और इन एक्वस मीडियम। तो ये आपकी डिसॉल्व स्टेटेड होती हैं, जैसे मोल्टन ले लेते हैं या फिर एक्वस मीडियम। तो इसको आपने नोट डाउन करना है डेफिनेशंस को। एंड नेक्स्ट वन इज द डबल सोल्ट। जैसे कि अगर आप डबल सोल्ट की बात करते हैं तो डबल सोल्ट भी क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा सोल्ट से मिलके बने होते हैं, जिसमें कि अब जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो ऐसे ही डबल सोल्ट भी these are the addition of the molecular compound which are formed by two apparently saturated compound, जिनकी वैलेंसी ऑलरेडी क्या होती है? फिक्स होती है, जो ऑलरेडी क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं, बट दे लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये बनते तो दो सोल्ट से हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो दे लूज देयर आइडेंटिटी, बट दे विल रिप्रेजेंट देयर आइडेंटिटी ओनली इन द सॉलिड स्टेट। जब सॉलिड स्टेट में है तो वो क्या करते हैं? अपनी आइडेंटिटी को शो करते हैं, लेकिन जैसे हम क्या करते हैं? उसको किस में डालते हैं? वाटर के अंदर, दे लूज देयर आइडेंटिटी। जैसे कि अगर हम बात करें मोहर सोल्ट, मोहर सोल्ट की आप टाइट्रेशन भी कर चुके हैं अगर आपको याद हो, तो टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं? जो मोहर सोल्ट है उसका कलर होता है थोड़ा सा लाइट ग्रीन, तो जो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, तो उसको हम कंबाइन करके क्या बनाते हैं? क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल प्रिपरेशन में भी इसको यूज किया जाता है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द फेरस सल्फेट एंड दिस वन इज द अमोनियम सल्फेट, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड डबल सोल्ट। तो यहां पर दो सोल्ट है, फेरस सल्फेट ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है और अमोनियम सल्फेट दिस वन इज ऑलरेडी सैचुरेटेड। तो ये अपेरेंटली का मतलब अलग अलग सैचुरेटेड कंडीशन में है। फेरस सल्फेट स्टेबल है इंडिविजुअल और अमोनियम सल्फेट भी इंडिविजुअल स्टेबल है, बट दीज टू सोल्ट्स कंबाइंड टुगेदर, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड डबल सोल्ट। .6H2O, दिस इज फार्मूला फॉर मोहर सोल्ट। लाइक दिस वन पोटाश एलम, तो नाम से पता चल रहा है पोटाश का मतलब पोटाशियम सल्फेट, एलम का मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट, तो उसी से सोल्ट बना है, दैट इज द फार्मूला ऑफ पोटाशियम सल्फेट एंड दिस वन इज द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। .24H2O ये पता ही है आपको, दैट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्रिस्टल लाइक अपीयरेंस है, क्योंकि जो सोल्ट है वो सॉलिड स्टेट में इन कंपाउंड्स को या इन जो हमारे ये आइडेंटिटी है जैसे FeSO4 है, अमोनियम सल्फेट है, तो इसको सॉलिड स्टेट में तो शो कर रहा है, लेकिन जैसे हम इसको क्या करते हैं? एक्वस मीडियम में डालते हैं, हमने सोल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, देन इट विल डिसोशिएट टू गिव Fe2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, SO42 नेगेटिव। तो इसका मतलब ये किस किस की आयरन की प्रॉपर्टी शो करेगा, अमोनिया की प्रॉपर्टी शो करेगा और सल्फेट की प्रॉपर्टी को भी शो करेगा। लेकिन जब बात आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने क्या ध्यान रखना है? पहली तो जो रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ब्रैकेट लगी हुई है स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसमें जो हम कंपाउंड यूज करते हैं दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो दिस वन इज द K4FeCN6। जब हम इसको क्या करते हैं? एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हैं, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं देन इट डिकम्पोज बट इट विल नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। तो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? अगर हम यहां पर देखें तो ये डिकम्पोज होगी, क्या देगा? दैट इज K पॉजिटिव आयन, और ये कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स एज इट इज रहेगा, ये डिकम्पोज नहीं होगा। दैट मींस K पॉजिटिव और FeCN6 4 नेगेटिव, तो एक आयन आपका ये मिल गया और ये एक सिंगल आयन की तरह बिहेव करेगा। दैट मींस इट विल नॉट डिसोशिएट टू गिव द प्रॉपर्टी ऑफ द आयरन एज वेल एज साइनाइड। तो ये नहीं है कि यहां पर आयरन और साइनाइड की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी देखने को। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखता है। इट विल नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। तो आयरन यहां पर अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, साइनाइड अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, क्योंकि विद इन ब्रैकेट जो है दैट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो उसके अंदर जो चीज है वो एज इट इज रहेगी, वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगी। इट रिमेन एज ए सिंगल एंटिटी। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सोल्ट एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आपका क्या आता है डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टीज बताई थी उन्हीं के बेसिस पर हम ये डिफरेंस करने वाले हैं। फर्स्ट वन अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो डबल सॉल्ट है दैट इज द स्टेबल इन द सॉलिड स्टेट बट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम। जो ये हैं किसमें, सिर्फ सॉलिड स्टेट में अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, लेकिन आइडेंटिटी जो है अपनी वो प्रॉपर्टी वो क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं किसमें, aqueous medium में। but these are stable in solid state as well as in aqueous medium, that means they do not lose their identity। तो next point हमारा इसी पर बेस्ड रहने वाला है, they lose their identity in the solution। तो इसका मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करने वाले हैं, लूज करने वाले हैं। but in coordination compound they do not completely lose their identity। तो थोड़ा बहुत तो चेंज होता है लेकिन कंप्लीटली लूज नहीं करेंगे। जैसे आपको अभी एग्जाम्पल दिया था पोटाशियम और क्या था, साइनाइड और आयरन वाला एग्जाम्पल था, तो उसमें अगर हम वहां पर नोट करते हैं तो जो आयरन है और साइनाइड है वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो विद इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, कॉम्प्लेक्स के अंदर था। थर्ड पॉइंट पर अगर हम आते हैं, मेटल आयन एग्जिबिट देयर नॉर्मल वैलेंसी। इसमें जो मेटल की वैलेंसी होती है उस नॉर्मल वैलेंसी को वो क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, उसको एग्जिबिट करता है सिर्फ। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल आयन है दैट इज सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ अपोजिट चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल मोर देन द नॉर्मल वैलेंसी। इसमें जो स्टार्टिंग में आपकी डेफिनेशन आई थी जिसमें हमने बताया था कि जो नॉर्मल वैलेंसी है उससे ज्यादा जो क्या होते हैं उसके सराउंडिंग में एटम या मॉलिक्यूल या आयन हो सकते हैं। तो आयन या तो नेगेटिव वाले होंगे या पॉजिटिव वाले होंगे या फिर क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की तरफ अगर हम आते हैं तो मेटल आयन शो देयर नॉर्मल वैलेंसी। तो यहां पर जो मेटल आयन है वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं। यहां पर हमने बताया था कि यहां पर डिफरेंट वैलेंसी होती है लेकिन दो वैलेंसीज यहां पर शो करता है, दैट इज मेटल आयन सेटिस्फाइड इट्स टू टाइप ऑफ वैलेंसी, जिसको हम बोल देते हैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, जो आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। जब हम नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास होगी उसमें इसको डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियर होगा व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमरी वैलेंसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय द सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहां पर जो मेटल आयन है वो दो तरह की वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करता है। पॉइंट फिफ्थ की तरफ अगर हम आए, द प्रॉपर्टीज ऑफ द डबल सॉल्ट आर एसेंशियली सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। तो यहां पर जिस कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड से वो बना है, कौन, डबल सॉल्ट, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को वो शो करेगा। बट अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से ये मिलके बना है उनकी प्रॉपर्टी को ये शो नहीं करेगा। जैसे कि आपको बताया था कि वहां पर आयरन भी है, साइनाइड भी है, लेकिन वो उनकी प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। इंपॉर्टेंट वन है, इसको नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द वर्नर्स थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो वर्नर थे उन्होंने क्या किया, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने थ्योरी दी। उस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उन पोस्टुलेट्स को आपने अच्छे से समझना है। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं तो इन फर्स्ट पोस्टुलेट, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल एग्जिबिट टू टाइप ऑफ द वैलेंसी, नेमली द प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी। जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें जो प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज जो हम टर्म यूज करते हैं, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसके अंदर जो मेटल है, सेंट्रल मेटल, जिसके साथ जो भी सराउंडिंग में जो चीजें जुड़ी हुई हैं, तो जो सेंट्रल मेटल होगी वो क्या करेगा, दो टाइप की वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करेगा। उसमें से फर्स्ट होगी प्राइमरी वैलेंसी और सेकंड होगी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है, विच इज आयनाइजेबल, जो आयनाइज होती है। तो जितने वो आयन प्रोड्यूस करेगा दैट मींस प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल बट द सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। इसका मतलब वो आयंस में डिसोशिएट नहीं होगी। अगर हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी आगे जब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी आएगी, जब हम आगे स्ट्रक्चर बनाने सीखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी याद रखना है, इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी अगर हम बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी को हम आगे ऑक्सीडेशन नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स प्राइमरी वैलेंसी क्या बताएगी, ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर बताएगी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। किसका कोऑर्डिनेशन का मतलब कितनों के साथ उसने बॉन्ड बनाया हुआ, कितने उसके साथ कोऑर्डिनेशन में है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो एवरी मेटल एटम हैज ए फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। जो सेकेंडरी वैलेंसी है किसी भी एटम की फिक्स्ड होगी। जैसे मान के चलो किसी की 2 है, किसी की 4 है, किसी की 5 है, किसी की 6 है, तो उस मेटल की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। अगर हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, द मेटल एटम टेंड्स टू सेटिस्फाइड बोथ इट्स वैलेंसी दैट इज प्राइमरी वैलेंसी और
एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो अगर हम बात करें जो दोनों वैलेंसी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी दैट इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन, जो नेगेटिव आयन है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे, बट सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय आइदर नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो इसमें हम दोनों यूज कर सकते हैं, नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अगर हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। आपको याद है अभी हमने इस पॉइंट में चेक किया था कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो अगर वो फिक्स्ड होगी तो दैट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द स्पेस, जो उसकी ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस। तो जो नंबर अगर फिक्स्ड है तो उनकी पोजीशन भी स्पेस में फिक्स होगी एंड लीड्स टू द डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसकी वजह से जो उनकी ज्योमेट्री होगी किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, दैट विल बी द डेफिनेट वन। जो आगे आपको क्लियर होगा जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, तो उन स्ट्रक्चर की जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो वो कैसे बनेंगे, उनका अरेंजमेंट कैसे होगा और वर्नर ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये थ्योरी दी, वो पॉइंट्स आपको जब आगे थ्योरी के जब आप एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस चेक करेंगे तब आपको ये पॉइंट्स और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। अभी आपको इन पॉइंट्स को लर्न करना है, समझना है, इनको याद करना है। और जो अभी आपके क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के, वो आपने ट्राई करने हैं। जैसे कि डबल सोल्ट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट वन है, उसको आपने ट्राई करना है। और इसके अलावा जैसे यहां पर आपके जो पोस्टुलेट्स हैं ये आपको लर्न होने चाहिए। नोट डाउन करेंगे इसको।